वेलकम। आप देख रहे हैं फायदेमंद फंड। मैं हूं हर्षिता सावंत और आज हम बात करने वाले हैं मेरे एसेट इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के फंड मैनेजर ब्रिजेश कसेरा से। दरअसल मेरे एक नया फंड ऑफर बाजार में लेकर आया है। इस फंड का नाम है फ्लेक्सी कैप फंड और 17 तारीख तक आप इस एनएफओ में पैसा लगा सकते हैं और उसके बाद 27 तारीख को ये सेल और रिपर्चेज के लिए दोबारा खुलेगा। लेकिन क्या खासियत है दरअसल इस फंड की और आपने इस फंड में पैसे क्यों लगाने चाहिए, उसी पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं ब्रिजेश कसेरा जो दरअसल फंड मैनेज करेंगे। ये ब्रिजेश, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। पहले तो मैं आपसे मार्केट पर राय लेना चाहूंगी क्योंकि हमने देखा है पोस्ट बजट भारतीय बाजारों में बहुत ही सीमित दायरे में कारोबार बनता दिखाई दिया है। एक तरफ एफआईआईज की बिकवाली, दूसरी तरफ ऑफ कोर्स कुछ ग्रुप्स में क्राइसिस, तो उसका एक हैंगओवर देखने को मिला। लेकिन साथ ही साथ डेट एज एन एसेट क्लास भी ज्यादा अट्रैक्टिव हो चला है। तो इक्विटी मार्केट इन्वेस्टर्स और इक्विटी मार्केट के फंड मैनेजर्स स्पेशली इस बाजार को कैसे अप्रोच कर रहे हैं? आपकी फिलहाल राय क्या है मार्केट की करंट सिचुएशन पर? थैंक यू मेरे को यहाँ पे इनविटेशन देने के लिए। सो मार्केट में जैसे आपने बताया लास्ट कुछ महीनों से थोड़ा उतार चढ़ाव देखने मिला है, थोड़ी वॉलेटिलिटी है। हमारा व्यू ये है कि नेक्स्ट कुछ महीने तक नियर टर्म में मार्केट थोड़ा अनडिसाइसिव रहेगा। कुछ मार्केट में सवाल हैं, चाहे वो ग्लोबल ग्रोथ को लेके हो, चाहे वो चाइना रीओपनिंग की वजह से इक्विटी फ्लो कैसे मूव करेगा या फॉरेन मनी कैसे मूव करेगा उसके ऊपर हो, या डोमेस्टिक उतार चढ़ाव जो देखने आए हैं, न्यूज फ्लो देखने आए हैं उसके वजह से हो। तो बेसिकली थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव रहेगा। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म देखें, मिड टू लॉन्ग टर्म देखें, तो इंडिया के फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रांग रहे हैं। गवर्नमेंट की पॉलिसी बड़ी स्टेबल रही है। द फोकस ऑन इंफ्रा एंड क्रिएटिंग कैपिटल एसेट्स जो गवर्नमेंट ने वो रुख अपनाया है लास्ट 2-3 साल में और उस पर टिके रहे हैं, वो आगे जाके बहुत फायदेमंद रहेगा। बाकी गवर्नमेंट का जो फोकस है ऑन पुशिंग मैन्युफैक्चरिंग, increasing exports and discouraging imports, those kind of schemes like PLI or the benefits on China plus one, ये सारी चीजें जो है मिड टू लॉन्ग टर्म में आपको इंडिया में उस चीज का फायदा दिखेगा। सो नेट नेट हमारा व्यू यही है कि नियर टर्म में कुछ उतार चढ़ाव हो सकता है। लार्जली लास्ट 1-1.5 साल का मार्केट में टाइम करेक्शन हुआ है। आज की डेट में वैल्यूएशंस जो हैं रीजनेबल हैं। गोइंग फॉरवर्ड जो इन्फ्लेशन दर जो कम हुई है, कंपनीज को उनका फायदा होगा जिसकी वजह से अर्निंग ग्रोथ ज्यादा बेहतर दिखेगी नेक्स्ट 2 साल में जी। उसका बेनिफिट जो है इक्विटी मार्केट में दिखेगा। एंड पॉलिसी स्टेबिलिटी गवर्नमेंट की तरफ से और फोकस ऑन क्रिएशन ऑफ एसेट्स इंक्रीमेंटली, ऑल दीज आर पॉजिटिव्स ऑन द ओवरऑल लॉन्ग टर्म ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी। सो इसके हिसाब से निवेशक जो है 3 से 5 साल के व्यू के हिसाब से इक्विटी फंड में रह सकते हैं। तो बेसिकली इस अनसर्टेन माहौल में, क्योंकि स्टॉक्स में हमने देखा है अच्छा खासा करेक्शन भी देखने को मिल रहा है टाइम एंड अगेन, आप कहेंगे कि एक अच्छा मौका है पैसे लगाने का। और लगातार बात हो रही थी कि भारतीय बाजार ओवर वैल्यूड है, वो वैल्यूएशन करेक्शन क्या काफी हो चुका है या फिर आपको अब भी लग रहा है कि और करेक्शन देखने को मिल सकता है? जैसे आपने बताया लास्ट 1 ईयर में, 1 साल पहले, 1.5 साल पहले जब मार्केट की वैल्यूएशन की बात करें तो जब ये इन्फ्लेशन ट्रैजेक्टरी बढ़ी थी और इंटरेस्ट रेट ग्लोबली जो रिजीम चेंज हुआ था, जो लो इंटरेस्ट रेट रिजीम रहता था वो चेंज होके इंक्रीमेंटली बहुत तेजी से इंटरेस्ट रेट बढ़े थे। सो ओवरऑल आपका जो एनपीवी है या डीसीएफ वैल्यूएशन पे जो डिस्काउंटिंग रेट है वो आपका बढ़ जाता है, तो उसके चक्कर में वैल्यूएशन टिपिकली कम होते हैं। तो उस हिसाब से अर्निंग ग्रोथ मोमेंटम जैसे मैंने बताया कि नेक्स्ट 2 साल में अच्छा है एज इन्फ्लेशन ट्रैजेक्टरी जो है वो कम हो गई है। लेकिन 1.5 साल में मार्केट ने कुछ रिटर्न नहीं दिया है, मार्केट साइडवेज रहा है। उसकी वजह से मार्केट में ऑटोमेटिक एक वैल्यूएशन करेक्शन आया है। आज की डेट में
अगर कंसेंसस की बात करें तो निफ्टी जो है 17 टाइम फॉरवर्ड अर्निंग पे ट्रेड कर रहा है। वो लॉन्ग टर्म आप एवरेज देखें तो उसके उसके आसपास ही है। सो हमारे हिसाब से मार्केट आज की डेट में बहुत रीजनेबली प्राइस्ड है। तो उस हिसाब से गोइंग फॉरवर्ड एज अर्निंग ग्रोथ मोमेंटम पिक्स अप, हमें ऐसा लगता है कि मार्केट में एटलीस्ट आपको अर्निंग ग्रोथ जो है वो उतने रिटर्न आपको मिलेंगे। ओके ब्रिजेश, फिर मैं आपके अब एनएफओ पर आऊंगी, क्योंकि मेरे हैज गॉट अ वेरी वाइड वैरायटी ऑफ फंड्स और सब में काफी तगड़े रिटर्न्स हमने देखे हैं बनते हुए दिखाई दिए। आपने ये समय क्यों चुना है एक फ्लेक्सी कैप फंड लॉन्च करने के लिए? व्हाट वाज द थॉट बिहाइंड इट? क्या मार्केट डायनामिक्स वैसे बन रहे थे कि आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी छोटे, मझौले और लार्ज कैप्स तीनों में मिल रही है, एंड इंस्टेड ऑफ हैविंग अ स्क्यू कि सिर्फ एक सेक्टर या फिर एक ही कैटेगरी ऑफ फंड्स रखें, उसके बजाय एक मिश्रण लेके आए और फ्लेक्सिबिलिटी रखें? देखिए, ये कैटेगरी बहुत रिसेंटली लॉन्च हुई है 2021 में, जब सेबी ने चेंज किया था अपना मैंडेट इन टर्म्स ऑफ मल्टी कैप्स। सो उन्होंने उस टाइम ये कैटेगरी बनाई थी। सो कैटेगरी नई है लेकिन ये वन ऑफ द लार्जेस्ट कैटेगरीज है मार्केट में। सो ऑब्वियसली एक हमारा एक ये भी था कि जो इन्वेस्टर्स है, जो निवेशक है, उनको पूरा बुके ऑफ प्रोडक्ट मिले इंक्रीमेंटली। और आप अगर ऐसे देखें तो कोई हमारा ये कभी भी इंटेंशन नहीं रहता कि हम नियर टर्म वॉलेटिलिटी को कैप्चर करें, क्योंकि जो फंड या प्रोडक्ट ऑफरिंग होता है वो नियर टर्म के लिए नहीं किया जाता, वो लॉन्गर टर्म के लिए किया जाता है। इक्विटी एज यू नो वो लॉन्ग टर्म एसेट क्लास है। So the idea is to create a portfolio which is more flexible। आपके जैसे आपने बताया, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में हर एक जगह अपॉर्चुनिटीज मिलती है। आज की डेट में जो रेगुलेटर ने जो प्रोडक्ट्स की जो डिफाइन किया है उसकी वजह से फ्लेक्सी कैप एक ऐसी कैटेगरी है जिसमें एज अ फंड मैनेजर, एज एन इन्वेस्टर आपको पूरी फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, जिसमें आप जिस जिस तरफ मार्केट का रुख है, जहां पे वैल्यूएशन मिसमैच है, वहां पे आप अपना वेटेज बढ़ा सकते हैं। चाहे आपको लगता है कि मिड कैप में आज की डेट में या स्मॉल कैप में ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं तो आप उसमें बढ़ा सकते हैं, बजाय कि आप एक रेगुलेटरी दायरे में आप रहें। तो उस हिसाब से ये कैटेगरी जो है एज एन इन्वेस्टर आपको एक अपॉर्चुनिटी देती है कि आप एक बॉटम अप स्टॉक पिकिंग अप्रोच करें और स्टॉक्स को और स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच लेके लॉन्गर टर्म इन्वेस्ट करें उन स्टॉक्स में, जब तक उनकी स्टोरी या जब तक उनकी फंडामेंटल्स जो है वो स्ट्रॉन्ग रहते हैं और आपको कंपाउंडिंग एनुअलाइज्ड रिटर्न दे सकते हैं। So on that basis हमें लगता है कि this is a category which fits well to our overall thought process of investing। तो उसके उसी चक्कर में हमने ये कैटेगरी में हमने एक फंड लॉन्च किया है। ओके, मैं आपसे ये समझना चाहूंगी, नॉर्मली जो भी फ्लेक्सी कैप फंड्स इस समय मार्केट में हैं उनका स्क्यू लार्जली निफ्टी कंपनियों पर है और उसके बाद फिर निफ्टी नेक्स्ट 50 पर है। आप क्या एक कॉन्शियस एफर्ट लेना चाहेंगे उस यूनिवर्स को और एक्सपैंड करने की? क्योंकि जब मैं आपके वो एनएफओ पढ़ रही थी तो वहां पर स्मॉल कैप, मिड कैप्स और ऑफ कोर्स लार्ज कैप्स में पैसा लगेगा, लेकिन जब इस समय आप अपने फंड को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, कैन यू गिव अस एन आइडिया क्या रेशियो में दरअसल एलोकेशन होगी लार्ज वर्सेस मिड टू अ स्मॉल कैप? सो रेशियो में बात करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा इस टाइम, क्योंकि पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन अभी हुआ नहीं है। लेकिन अगर मैं आपको इस हिसाब से बताऊं कि अगर आप बेंचमार्क देखें तो करीबन 80% जो वेट है बेंचमार्क का वो लार्ज कैप की तरफ है। बाकी का 20% जो वेट है वो आपका मिड एंड स्मॉल में है। सो at this point of time we are seeing lot of opportunities। हमें लगता है कि मिड कैप, स्मॉल कैप में बहुत अपॉर्चुनिटीज है। एज आई सेड, लास्ट 1.5 साल में बहुत सारे सेगमेंट्स में करेक्शन हुआ है बिकॉज इन्फ्लेशन की वजह से कंपनीज के अर्निंग्स पे इम्पैक्ट हुआ।
तो बहुत बहुत जगह हमें अपॉर्चुनिटीज दिख रही है जहाँ पे आप प्ले कर सकते हैं। सो एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम आप अगर देखें, सो वी विल बी समवेयर अ मिड एंड स्मॉल कैप फोकस्ड फंड। On that basis, this fund has been launched. We believe कि लॉन्गर टर्म में इंडिया में या आप हिस्ट्री देखें तो जब स्मॉल कैप से जो कैटेगरी चेंज होती है वो मिड कैप में जाता है या मिड कैप से वो लार्ज कैप में जाता है, वहां पे ज्यादा पैसा बनता है। तो उसके हिसाब से फोकस वहीं रहेगा कि आप मिड एंड स्मॉल कैप फोकस्ड अप्रोच करें। और जो आपका सवाल था कि जो कैटेगरी में जो फंड्स हैं जी। वो लार्जली लार्ज कैप फोकस्ड है, तो उसमें भी जैसे मैंने आपको बताया ये कैटेगरी बड़ी नई है। तो बहुत सारे फंड इसमें बाद में ये कैटेगरी में शामिल हुए थे, तो उनका एक लार्ज कैप रुझान था। जो नए फंड जो लॉन्च हो रहे हैं उसमें आप देखेंगे तो वहां पे मिक्स इज अ लिटिल डिफरेंट। ब्रिजेश, अब मैं आपसे ये समझना चाहूंगी फिर आपकी अप्रोच क्या रहेगी, बिकॉज यू स्पेसिफिकली से कि आप एक बॉटम अप स्टॉक सिलेक्शन पर फोकस करना चाहेंगे इस पर्टिकुलर फ्लेक्सी कैप फंड में। तो ये क्या लार्जली बॉटम अप अप्रोच है, क्या सिलेक्शन क्राइटेरिया होगा, किस तरह की कंपनियों पर आपका ज्यादा फोकस या रुझान होगा इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में रखने का? जब हम बॉटम अप की बात करते हैं तो नॉर्मली एज अ फंड हाउस अगर आप हमारी हिस्ट्री भी देखें तो हमारा हमेशा थॉट प्रोसेस यही रहा है कि ज्यादा सेक्टरल डाइवर्जेंस नहीं करें, मार्केट रिलेटेड कॉल नहीं ले ज्यादा। लार्जली हमारा फोकस यही रहा है कि स्टॉक्स पे फोकस करें और वहाँ क्योंकि उस पे फोकस करके बिजनेस समझ के ही आप लॉन्गर टर्म कन्विक्शन कॉल ले सकते हैं। सो अगेन जैसे मैंने आपको बताया कि फ्लेक्सी कैप एक ऐसा फंड है जहाँ पे आप वो लॉन्ग टर्म अप्रोच रख सकते हैं। स्टॉक लंबे टाइम उसकी जर्नी अगर स्मॉल कैप में है तो उसको स्मॉल से मिड, मिड से लार्ज होते हुए देख सकते हैं। सो ऑन दैट बेसिस bottom up is an approach where we as a fund house has also over the last 15 years of asset management हमने उस पे फोकस करके ही जो इन्वेस्टरों का, निवेशकों का जो अल्फा जनरेशन किया है उसके हिसाब से किया। एंड आई थिंक वही प्रोसेस जो इन्वेस्टमेंट फिलोसफी है हम इधर लेके आना चाहेंगे। सो आपने जिस हिसाब से स्टॉक सिलेक्शन क्राइटेरिया की बात की, तो स्टॉक सिलेक्शन क्राइटेरिया में हमारा एक सिंपल फिलॉसफी है। वी फोकस ऑन 3 एस्पेक्ट्स, हम जिसको एक बीएमबी अप्रोच बोलते हैं, जिसमें बी स्टैंड्स फॉर बिजनेस, जिसके हिसाब से हम समझते हैं कि कितना स्केलेबल है बिजनेस, कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है बिजनेस में। सेकेंडली मैनेजमेंट पे फोकस बड़ा रहता है क्योंकि मैनेजमेंट का थॉट लीडरशिप, उनका कैपिटल लोकेशन स्ट्रेटेजी, उनकी स्ट्रेंथ ऑफ बैलेंस शीट और ये सब चीजें बहुत डिटरमाइन करती है कि आगे जाके बिजनेस में कितना, क्या मार्केट शेयर गेन करने का या मार्केट से ज्यादा ज्यादा तेजी से ग्रो करने का पोटेंशियल कैसे मैनेजमेंट कैप्चर कर सकेगा। तीसरा जो सबसे जरूरी है कि किस वैल्यूएशन पे मार्केट पे वो मिल रहा है, क्या मार्केट उसे ओवर प्राइस कर रहा है या इट इज ट्रेडिंग एट अ रीजनेबल और बिलो इट्स फेयर वैल्यू। सो ये सब तीन चीजें हमें देख के डिसाइड करते हैं कि पोर्टफोलियो में वो स्टॉक आने जैसा है कि नहीं। अब उस लिहाज से फिर आपका रफली एस्टिमेट क्या है, किस तरह के रिटर्न्स बनते हुए दिखाई देंगे ब्रिजेश इन द नेक्स्ट 5 इयर्स? क्योंकि मैं ऑन एन एवरेज देख रही थी जो मार्केट में एग्जिस्टिंग फंड्स है जो जिनका कंपटीशन शायद मेरे के साथ होने वाला है, दे गिविंग अ रिटर्न ऑफ नियरली 11 to 13%। एक फ्लेक्सी कैप फंड से क्या वो एवरेज रिटर्न ऑन अ 5-year बेसिस इज ओके? रिटर्न की बात करना वापस डिफिकल्ट होगा क्योंकि लॉन्गर टर्म मार्केट में अगर इक्विटी में आप देखें हिस्टोरिकली, सो इक्विटी में अगर आप लार्ज कैप में 10-year रोलिंग रिटर्न देखें तो करीबन 12 से 13% का लार्ज कैप में रिटर्न बनता है। उससे एंड वैसे ही मिड कैप में देखें तो उसमें रिटर्न मिड कैप एंड स्मॉल कैप में रिटर्न इज लिटिल हायर देन दिस 12-13% विच ये लार्ज कैप आपको देता है। सो अगर हिस्टोरिकली देखें तो मार्केट ने करीबन 14 से 15% का रिटर्न दिया है ओवर अ लॉन्गर टाइम फ्रेम। सो एनी इन्वेस्टर
जो इक्विटी मार्केट में आ रहा है उसे पहली बात तो ये है कि लॉन्गर टर्म होराइजन रखना चाहिए, कम से कम 3 से 5 साल का होराइजन रखना चाहिए, और उस हिसाब से जो मार्केट वॉलेटिलिटी है वो आपकी न्यूट्रलाइज हो जाती है, और आपको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये इस तरीके के रिटर्न आपको देखने मिल सकते हैं। एज आई सेड, इंडिया इज अ ग्रोथ मार्केट, यहाँ पे बहुत अपॉर्चुनिटीज है, वी आर इन अ इन्फ्लेक्शन पॉइंट, तो इस हिसाब से दिस इज overall return which is much acceptable that we are looking at. यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और स्पेशली ये समझेंगे कि कहां पर इस समय मेरे एसेट इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स की नजरें हैं नए निवेश के लिहाज से, किन सेक्टर्स को लेकर हैं ये ज्यादा बुलिश। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं फायदेमंद फंड और आज हम बात कर रहे हैं मेरे एसेट इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के नए फंड ऑफर की, और ये है एक फ्लेक्सी कैप फंड जो दरअसल बाजार में खुला है 17 तारीख तक। मैं आपको याद दिला दूं, आप इस एनएफओ में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और फिर 27 तारीख ऑनवर्ड्स ये सेल और रिपर्चेज के लिए फिर से खुलता हुआ दिखाई देगा। अब किन सेक्टर्स को लेकर इस समय ये फंड हाउस ज्यादा बुलिश है, उससे अंदाजा लगेगा कि इनका पैसा दरअसल कहां पर कमिट होने वाला है। इसी चर्चा को इसी मुद्दे पर आगे बढ़ाएंगे ब्रिजेश के साथ। ब्रिजेश, लेट मी टॉक अबाउट आपका रुझान फिर किन सेक्टर्स को लेकर इस समय ज्यादा पॉजिटिव है, क्योंकि उससे फिर परहैप्स आपकी एक जो पोर्टफोलियो बनाने की रणनीति है वो हमारे दर्शक ज्यादा समझ पाएंगे एंड इट विल बी इजियर फॉर देम टू टेक अ डिसीजन कि इस एनएफओ में पार्टिसिपेट करना है या नहीं। किन सेक्टर्स पर एट द मोमेंट आप बुलिश हैं, अगर उससे शुरुआत कर सकें। एज अ फंड हाउस हम लोग ये बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज पे बहुत बुलिश हैं। हमें लगता है कि वहाँ पे आगे जो ग्रोथ है, जो आपका जो एनपीए साइकिल का बॉटम आउट हुआ है, कंपनीज का जो बैलेंस शीट है वो बहुत सुधरी है, वेल कैपिटलाइज्ड बैलेंस शीट है। इंक्रीमेंटली लास्ट ईयर क्रेडिट ग्रोथ भी अच्छा था, 16-17% का क्रेडिट ग्रोथ था। इंक्रीमेंटली गोइंग फॉरवर्ड ऑल्सो हमें लगता है कि जो क्रेडिट ग्रोथ मोमेंटम है कंटिन्यू रहेगा, तो उस हिसाब से वैल्यूएशन जो आज की डेट में कंपनियां ट्रेड कर रही हैं वो बहुत रीजनेबल है। इट इज लोअर देन द साइक्लिकल पीक दैट दे हैव सीन, सो वहां पे एक रुझान बनता है हमारा। दूसरा जो सेक्टर हमें अच्छा लगता है वो हेल्थ केयर है। हेल्थ केयर में की बात करें, अगर लास्ट 1.5-2 साल में वहाँ पे रिटर्न्स जो हैं वो बहुत इफेक्ट हुए हैं। कंपनीज को यूएस एफडीए के चैलेंजेस, यूएस प्राइसिंग प्रेशर प्लस रॉ मटेरियल प्राइसिंग प्रेशर की वजह से मार्जिन्स में इम्पैक्ट हुआ था, अर्निंग्स आपके डिटेरियोरेट हुए थे। लेकिन आगे जाके हम देखें तो कंपनियां बात कर रही हैं कि प्राइसिंग प्रेशर बहुत नॉर्मलाइज हो रहा है, रॉ मटेरियल प्राइसेस आर ऑल्सो आपके जो है वो कम हो रहे हैं। सो उसके हिसाब से मार्जिन प्रेशर जो है जो कंपनियों ने लास्ट 1-2 साल में देखा है वो बहुत हद तक नॉर्मलाइज हो जाएगा, और उस हिसाब से हमें लग रहा है वहां पे ग्रोथ मोमेंटम जो है, अर्निंग मोमेंटम अच्छा रहेगा, और मार्केट के वैल्यूएशंस बहुत रीजनेबल है आज की डेट में। सो एक हेल्थ केयर एज अ पीस हमें अच्छा लग रहा है। अगर तीसरे सेक्टर की बात करें तो हमें ऑटो एज अ पैक और कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी अगर बड़ी कैटेगरी करें तो कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी अच्छा लग रहा है। अगेन बहुत सारे सेगमेंट्स हैं वहां पे जहाँ पे ऑटो बीइंग वन ऑफ देम एंड द अदर बिल्डिंग मटेरियल्स बी इट सीमेंट एंड द अदर कैटेगरीज ऑफ बिल्डिंग मटेरियल्स, जहाँ पे बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन एंड रॉ मटेरियल प्राइस प्रेशर आपका जो अर्निंग है वो कट हुआ था लास्ट 1-1.5 साल में। जैसे इन्फ्लेशन ट्रैजेक्टरी कम हो रही है, मार्जिन बेनिफिट इंक्रीमेंटली आएगा, जिसके वजह से अर्निंग जो है बहुत तेजी से बढ़ती हुई दिखेगी नेक्स्ट 1-2 साल में। तो वहां पे हमें लगता है कि बड़े अपॉर्चुनिटी है। अगर बिल्डिंग मटेरियल्स की बात करें तो रियल एस्टेट में भी लास्ट 10 साल के बाद अच्छी तेजी दिख रही है, वो कंटिन्यू होती हुई लग रही है। सो उसका बेनिफिट डायरेक्टली जो बिल्डिंग मटेरियल्स है उनमें सेगमेंट में दिखने मिलेगा। ओके ब्रिजेश, क्योंकि आपने कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी पर कहा आपका बायस रहेगा, वहां पर अपॉर्चुनिटी देखने को मिल रही है। कोलगेट और एचयूएल दोनों मैनेजमेंट का हाल ही का बयान है, स्पेशली कोलगेट कहता है कि अभी भी ग्रामीण इलाकों में डिमांड काफी स्लगिश है, अगर बिजनेस बढ़ रहा है वो अर्बन मार्केट में बढ़ रहा है। डिटो फॉर एचयूएल, हाउएवर एचयूएल कहता है कि इन्फ्लेशन में जो कूल डाउन देखने को मिला है उसका कुछ फायदा प्राइसिंग में आएगा एंड होपफुली उससे
पिकअप देखने को मिलेगा? ये जो अभी भी ग्रामीण इलाकों की दिक्कत है जहां पर इतना स्केल नहीं देखने को मिला है, वो क्या कंसर्न नहीं रहेगा अगर आप इस सेक्टर में ज्यादा पैसा लगाते हैं? और इज इट इवेंचुअली गोइंग टू फ्लो थ्रू, एंड इफ यस तो कब तक आपको लग रहा है वो पिकअप देखा जाएगा? तो जो आप जिस सेगमेंट की बात कर रहे हैं वो स्टेपल्स में आ जाता है, डिस्क्रिशनरी में नहीं आता। लेकिन आपका सवाल का मैं जवाब अगर दूं तो लास्ट 2 साल में आप अगर देखें तो रूरल मार्केट में बहुत पेन हुआ है। पहले आपको 2021 में कोविड की वजह से वहां पे बहुत इम्पैक्ट हुआ था, सेंटिमेंट्स खराब हुए थे। प्लस 2022 में फिर इन्फ्लेशन की वजह से रूरल मार्केट में बहुत मार पड़ी थी। सो इंक्रीमेंटली एज आई सेड, इन्फ्लेशन की जो ट्रैजेक्टरी धीरे धीरे करके कम हो रही है। इस साल की अभी ये जो सीजन है इसमें राबी सोइंग जो है अच्छी रही है। एक्सपेक्टेशन यही है कि हार्वेस्टिंग वुड बी बेटर। प्लस लास्ट 4 साल में जो आपकी बारिश रही है वो बहुत अच्छी रही है। सो रिजर्वॉयर लेवल्स जो हैं ऑलमोस्ट लास्ट 10 साल के या लास्ट 1 डेकेड के हाईज पे हैं। और अगर आप नरेगा में जो जॉब डिमांड भी किया जा रहा है तो उसमें भी धीरे धीरे करके वहां पे कम हुआ है। कोविड के लेवल से आप प्री कोविड लेवल पे आप पहुंच गए हैं। सो ऑन दैट बेसिस देयर आर ग्रीन शूट्स जो है हमें देखने मिल रहे हैं। कुछ कुछ कंपनियां ये भी बोल रही हैं, जिन कंपनियों का आपने नाम लिया, दूसरी और कुछ कंपनियां भी बोल रही हैं जैसे जहां पे उन्हें थोड़ा बहुत मोमेंटम दिखना शुरू हुआ है रूरल मार्केट में। सो देयर इज सम पॉजिटिविटी। लास्ट 2 साल का जो डिमांड में स्लो डाउन था, इंक्रीमेंटली इनकम ग्रोथ अच्छी रहेगी, इन्फ्लेशन कम होगा तो आपको वहां पे डिमांड मोमेंटम दिखना शुरू होना चाहिए। ये हमारा बिलीफ है। ब्रिजेश, प्लेजर स्पीकिंग टू यू। ऑल द बेस्ट इस एनएफओ के लिए, और इनफैक्ट आगे जब आप ये पैसा जुटा लेंगे, पोर्टफोलियो तैयार होगा, तो we'll cross back with you and talk to you a little more about the fund as well. बहुत बहुत शुक्रिया and all the very best. चलिए इसी के साथ फायदेमंद फंड में इस हफ्ते इतना ही।